Hello everyone, welcome to EduTab. So in today's 50 days 50 mark series, we'll be discussing the topic foreign currency account for residents. So this is the day 15 of the series. तो देखिए, अगर आप इंडियन रेजिडेंट हैं और आप इंडिया में कोई बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो वो इंडियन करेंसी में रहता है, रुपी की फॉर्म में रहता है. लेकिन इफ़ यू आर अर्निंग और यू हैव सम फॉरेन करेंसी एंड यू वांट टू मेंटेन इट इन अ बैंक अकाउंट, तो क्या आप फॉरेन करेंसी में बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं? तो येस, आपके पास ऑप्शंस हैं: एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, डायमंड डॉलर अकाउंट स्कीम एंड रेजिडेंट फॉरेन करेंसी डोमेस्टिक अकाउंट. तो ये RFC है, ये RFC-D अकाउंट है. जो इंडियन रेजिडेंट्स हैं वो इंडिया के बाहर फॉरेन करेंसी अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं, बिजनेस या इंसिडेंटल कोई ट्रांजैक्शंस हो उनके लिए. तो देश के बाहर वो सेपरेट इशू है, ठीक है, वो ओपन कर सकते हैं. लेकिन इंडिया में ही अकाउंट ओपन करना है, लेकिन वो अकाउंट फॉरेन करेंसी की फॉर्म में हो, उसके लिए ये हमारे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं. तो सबसे पहले हमारे पास आता है एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट. तो ये जो अकाउंट है ये फॉरेन करेंसी के फॉर्म में आप मेंटेन कर सकते हो ऑथराइज डीलर जो कैटेगरी 1 के बैंक्स हैं उनके पास. तो ये ऑथराइज डीलर्स कैटेगरी 1 बैंक्स कौन से होते हैं? जिन्हें अलाउड है फॉरेन एक्सचेंज के अंदर डील करना. तो इससे ना आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट मिनिमाइज हो जाती है. देखो नॉर्मली क्या होगा, अगर आप फॉरेन करेंसी को रुपी को फॉरेन करेंसी में बार बार चेंज करते हो तो आपको उसके लिए फीस पे करनी पड़ती है, बार बार आपका खर्चा बढ़ता है. लेकिन अगर आप ये अकाउंट ओपन कर लो तो आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाती है. तो ये वाला जो अकाउंट है, चाहे आप इंडिविजुअल हो चाहे आपकी कंपनी है, आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हो अगर आप इंडियन रेजिडेंट हो. तो अगर आप कहीं से फॉरेन से पैसा अर्न करते हो तो आप इस अकाउंट में रख सकते हो, ठीक है. और ये अकाउंट जो है सिर्फ करंट अकाउंट की फॉर्म में होता है. करंट अकाउंट है यानी कि इस पे कोई भी इंटरेस्ट आप अर्न नहीं करते हो. करंट अकाउंट पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है. चेक फैसिलिटी क्या इसमें अवेलेबल होती है? तो यस, EEFC अकाउंट में आपको चेक फैसिलिटी भी अवेलेबल रहती है, ठीक है. तो इस अकाउंट में पैसा, कौन कौन सा पैसा है जो इस अकाउंट में आ सकता है? तो मान लीजिए आपका कोई एक्सपोर्ट करा आपने, ठीक है, चीज़ें एक्सपोर्ट करी, आपको उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज में पैसा मिल गया, वो इस अकाउंट में डाल दो, ठीक है. उसके बाद एडवांस रेमिटेंस रिसीव्ड बाय एक्सपोर्टर. तो आप एक्सपोर्टर हो, आपको किसी ने एडवांस पेमेंट कर दी है कि आप गुड्स और सर्विसेज भेजोगे, उसके लिए एडवांस पेमेंट हो गई है, उसका पैसा इस अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है. आपने किसी इंपोर्टर को लोन दिया था, किसी ने जिसने जो आपसे इंपोर्ट करवाता है रेगुलरली, उसने आप उसको पैसे की ज़रूरत पड़ी, आपने उसको लोन दे दिया. जब उसने लोन चुकाया, रीपेमेंट करी, उसका पैसा आपके EEFC अकाउंट में आ गया, ठीक है. आपके ADR GDR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, उसका कोई डिसइन्वेस्टमेंट का पैसा है कि पहले आपने इन्वेस्ट किया था, वो डिसइन्वेस्ट करके वो पैसा कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आपके इस अकाउंट में आ जाएगा. आप कोई प्रोफेशनली पैसा अर्न कर रहे हो, आपको कोई डायरेक्टर फीस मिल रही है, कंसल्टेंसी फीस मिल रही है, लेक्चर फीस मिल रही है, ऑनरेरियम मिल रहा है, कोई भी आपने प्रोफेशनल सर्विस दी, उसके बदले में आपको फॉरेन करेंसी में पैसा मिला, आपने इस अकाउंट में डाल दिया, ठीक है. आपने कोई इंटरेस्ट अर्न किया, उसके अलावा आपने पहले फॉरेन करेंसी विड्रॉ करी थी लेकिन वो यूज़ नहीं हुई, आपने दोबारा से इसी अकाउंट में डाल दिया उसे, ठीक है. उसके बाद कोई इंडियन स्टार्टअप है, उसने सेल्स करी, उसको जो पेमेंट मिली वो फॉरेन एक्सचेंज की फॉर्म में मिली, तो उसने इस अकाउंट में डाल दी, ठीक है. उसके बाद जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग हुई थ्रू इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड, किसी ने आपको पेमेंट करी, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करी, यानी कि फॉरेन करेंसी में पेमेंट आई है, तो वो EEFC अकाउंट में आ सकती है. तो देखो, अगर आपको EEFC अकाउंट से पैसे विड्रॉ करने हैं, क्या आप रुपी की फॉर्म में पैसा ले सकते हो? जैसे मेरा US डॉलर्स में अकाउंट मेंटेन्ड है, लेकिन क्या मैं रुपी की फॉर्म में पैसा विड्रॉ कर सकती हूँ? यस, मैं रुपी की फॉर्म में भी कर सकती हूँ, फॉरेन करेंसी की फॉर्म में भी कर सकती हूँ. तो मान लो मैंने फॉरेन करेंसी में पैसा विड्रॉ किया, मैंने $200 निकाले, 200 में से 50 बच गए, मैंने दोबारा से डलवा दिया अकाउंट में, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर मैंने रुपी की फॉर्म में पैसा विड्रॉ करवा लिया कि मैंने 15,000 रुपए की फॉर्म में, रुपी की फॉर्म में विड्रॉ कर लिया, और बचने के बाद मैं ये नहीं बोल सकती कि इसको दोबारा से फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करके डाल दो मेरे अकाउंट में. एक बार रुपए की फॉर्म में अगर आपने विड्रॉ करवा लिए, आप उसे रिक्रेडिट नहीं करवा सकते हो अकाउंट में, ठीक है. रेजिडेंट इंडिविजुअल्स जो हैं, क्या इस अकाउंट को जॉइंट फॉर्म में ओपन कर सकते हैं? तो रेजिडेंशियल individuals are permitted to include resident relatives as joint holders in this account.
तो मैं इंडियन रेजिडेंट हूँ, मैं किसी और अपने रेजिडेंट रिलेटिव के साथ ये जॉइंटली मैं होल्ड कर सकती हूँ, लेकिन फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस पे, ठीक है। और रिलेटिव की जो डेफिनेशन है वो कहाँ पे दी गई है, कंपनीज एक्ट के अंदर दी गई है। क्या मैं ईईएफसी अकाउंट में जो मेरा पैसा पड़ा है उसके अगेंस्ट में कोई फंड बेस्ड या नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी बैंक से ले सकती हूं? तो नहीं, वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ठीक है। चलिए, अब ये तो हमने बात कर ली क्रेडिट्स की। अब इस अकाउंट में से डेबिट क्या हो सकता है, कौन सा पैसा इसमें से काटा जा सकता है, किस पर्पस के लिए निकाला जा सकता है। तो मुझे कोई भी कैपिटल करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन करनी है किसी भी प्रकार की, मैं पैसे इस अकाउंट में से निकलवा सकती हूँ, ठीक है। मैं किसी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में किसी कंपनी को पेमेंट करना चाहती हूँ, किसी एक्सपोर्ट वाली यूनिट को पेमेंट करना चाहती हूँ, फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट करना चाहती हूँ, तो मैं इस अकाउंट से कर सकती हूँ। मुझे कोई कस्टम ड्यूटी पे करनी है, मुझे कोई लोन्स एंड एडवांसेस का पेमेंट करना है, ठीक है, मुझे फॉरेन एक्सचेंज में किसी इंडियन रेजिडेंट को पे करना है किसी सर्विसेज के लिए, ठीक है, एयर फेयर, होटल एक्सपेंडिचर, ये खर्चा करना है, तो मैं इस अकाउंट से पेमेंट करके कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये तो था ईईएफसी अकाउंट। अब है आरएफसी अकाउंट, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है कि जो भी एनआरआई, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो विदेश छोड़ के अब इंडिया में परमानेंटली सेटल होने आ रहा है, यानी कि अब वो इंडियन रेजिडेंट बन जाता है, तो वो अपना सारा पैसा कहाँ पे लेके आ जाएगा, आरएफसी अकाउंट में लेके आ जाएगा। तो याद रखना, अगर कोई एनआरआई इंडियन रेजिडेंट बन जाता है तो अपना सारा पैसा आरएफसी अकाउंट में लेके आता है, और अगर कोई इंडियन रेजिडेंट एनआरआई बन जाता है तो वो अपना सारा पैसा एनआरओ अकाउंट में, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट में लेके जाता है, ठीक है। तो मान लो प्रीति जिंटा है, वो एनआरआई है, वो अब सोचती है कि अब मैं इंडिया में आके सेटल हो जाऊं दोबारा से, तो वो अपना सारा पैसा आरएफसी अकाउंट में लेके आएंगी, ठीक है। अगर कोई an RFC account can be converted to FCNR or NRE account in case the person becomes NRI again। अगर वो पर्सन दोबारा से एनआरआई बन जाता है तो उसके अकाउंट को एफसीएनआर या एनआरई अकाउंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। देखो, एक तो है मैं इंडियन रेजिडेंट हूँ, मैं कभी दोबारा पहले एनआरआई नहीं रह चुकी हूँ, और मैं अब एनआरआई बन गई हूँ, तब तो मेरा पैसा एनआरओ में जाएगा। लेकिन मैं पहले एनआरआई थी, फिर मैं इंडियन रेजिडेंट बनी, फिर मैं एनआरआई बन गई, तो फिर मैं अपना पैसा एफसीएनआर और एनआरई अकाउंट में भी लेके दोबारा से कन्वर्ट कर सकती हूँ कि पहले मेरा एनआरई अकाउंट था, वो मेरा आरएफसी बन गया, जब मैं दोबारा एनआरआई बन गई वो दोबारा से एनआरई बन गया। मेरा पहले एफसीएनआर अकाउंट था, मैं इंडियन रेजिडेंट बन गई तो वो आरएफसी अकाउंट बन गया, मैं दोबारा से एनआरआई बन गई तो दोबारा से एफसीएनआर। लेकिन फ्रेश अगर मैं रेजिडेंट हूँ, मतलब मैं कभी, मेरा कोई लेना देना नहीं विदेश से, अब मैं नई नई एनआरआई बनी हूँ, तो मेरे जो इंडिया के अकाउंट होंगे, जो मेरे सेविंग्स अकाउंट होंगे, वो एनआरओ अकाउंट में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। क्या मैं अपने आरएफसी अकाउंट के अगेंस्ट कोई भी लोन वगैरह ले सकती हूँ? तो नहीं, लोन ओवरड्राफ्ट बैंक मुझे नहीं देगा इस अकाउंट के अगेंस्ट। आरएफसी अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है, ये डिपेंड करता है कि कितने टर्म के लिए पैसा रखा है, कौन सी करेंसी में पैसा रखा है, और जो इंटरेस्ट मिलेगा मुझे आरएफसी अकाउंट पे वो टैक्सेबल होगा। तो आरएफसी अकाउंट जो है वो करंट अकाउंट की फॉर्म में भी हो सकता है, सेविंग्स अकाउंट की फॉर्म में भी हो सकता है, टर्म डिपॉजिट की फॉर्म में भी हो सकता है। जो इंडियन रेजिडेंट्स को ऑप्शन मिले हुए हैं ना फॉरेन अकाउंट्स के, उनमें कभी भी आरडी, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट नहीं होता है, ठीक है। तो ईईएफसी में सिर्फ करंट अकाउंट था, आरएफसी में करंट, सेविंग्स, टर्म डिपॉजिट तीनों का ऑप्शन है। तो जो भी पैसा लेके आएगा एनआरआई विदेश से, अब इंडियन रेजिडेंट बन गया है, आरएफसी अकाउंट में लेके आएगा, ठीक है। तो सारा उसकी जो फॉरेन वाली एसेट्स हैं वो एनआरआई आरएफसी अकाउंट में लेके आ जाएगा। जो भी उसके विदेश में डिपॉजिट्स था, उसकी फॉरेन में इन्वेस्टमेंट्स थी, शेयर्स थे, प्रॉपर्टी बेच के जो भी पैसा आया, कुछ भी उसका बिजनेस का पैसा आया, सब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जो भी उसको गिफ्ट में चीजें मिली हैं, जो भी उसके पास कुछ भी प्रॉपर्टी थी, वो रिपैट्रिएट करके इंडिया में लेके आएगा, तो आरएफसी अकाउंट में लेके आएगा। उसकी कोई इंश्योरेंस क्लेम है, कोई मेच्योरिटी हुई है, ठीक है, तो वो सारी इसी अकाउंट में आएगी। उसका कोई पेंशन का पैसा है, सुपर एनुएशन फंड है फॉरेन के एम्प्लॉयर से, सब कुछ इस अकाउंट के अंदर आता है, ठीक है। जो भी उसने एम्प्लॉयमेंट से, बिजनेस से, वोकेशन से कुछ भी पैसा कमाया, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और अगर एनआरआई पहले इंडिया में ऑलरेडी उसके अकाउंट थे, जब वो एनआरआई था, हो सकता है तब उसने इंडिया में एनआरई और एफसीएनआर अकाउंट ओपन कर रखे थे, है ना। तो अब उसका वो सारा पैसा वो आरएफसी अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। तो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, टर्म डिपॉजिट कुछ भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है, जॉइंट अकाउंट भी हो सकता है, तो ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल रहती हैं उसके पास।
और जो उसका टर्म डिपॉजिट होगा वो 1 से 3 साल के लिए हो सकता है। जो एफडी कराएगा आरएफसी में वो 3 साल तक के लिए हो सकती है, 1 से 3 साल। ठीक है, तो आप किसी भी परमिसिबल फॉरेन करेंसी में ये अकाउंट मेंटेन करते हो। और अगर आपको आरएफसी अकाउंट से पैसा विड्रॉ करना है वो रुपी की फॉर्म में ही हो सकता है, वो सिर्फ रुपी की फॉर्म में ही हो सकता है। एंड यूजुअली होता क्या है कि आपने आरएफसी अकाउंट में तो आपका फॉरेन करेंसी का पैसा होगा, आपको अगर विड्रॉ करना है पहले वो आपके इंडियन सेविंग्स अकाउंट में जाएगा और वहां से फिर आप वो पैसा विड्रॉ करोगे। ठीक है, यूजुअली क्रेडिटेड बाय द बैंक टू द रेजिडेंट रुपी बैंक सेविंग्स अकाउंट, एंड वहां से फिर कस्टमर विड्रॉ कर सकता है अपना पैसा। ठीक है, तो ये फंड्स आप कहाँ यूज कर सकते हो आरएफसी वाले? तो किसी भी चीज के लिए कर सकते हो। आपको किसी को भेजने हैं, बाहर भेजने हैं, इंडिया में आपका कोई खर्चा है, बाहर कोई आपका खर्चा है, कोई इन्वेस्टमेंट करनी है आपको, किसी भी तरीके से आप अपना आरएफसी अकाउंट का पैसा यूज कर सकते हो, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर अगर आपको किसी को नॉमिनेट करना है आरएफसी अकाउंट में, आप किसी रेजिडेंट को भी नॉमिनेट कर सकते हो, किसी नॉन रेजिडेंट को भी नॉमिनेट कर सकते हो। अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो अगर तो नॉमिनी रेजिडेंट है तो उसे पैसा मिल जाएगा इंडियन रुपीज में, अगर नॉमिनी एनआरआई है तो जो पैसा है वो नॉमिनी अब्रॉड लेके चला जाएगा अपना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आरएफसी डी यानी कि आरएफसी डिपॉजिट अकाउंट की। देखो अगर आप नॉर्मली बाहर आते जाते रहते हो, है ना, आपके पास कुछ फॉरेन करेंसी रहती है, तो आप आरएफसी डी अकाउंट ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो अगर एक इंडियन रेजिडेंट ने फॉरेन एक्सचेंज एक्वायर किया है, चाहे बैंक नोट्स हैं, करेंसी नोट्स हैं, ट्रैवलर चेक्स हैं, ओवरसीज सोर्सेज से, ठीक है, तो वो आप इस अकाउंट में डालोगे। ऐसा जो पैसा होता है ना आरएफसी डी अकाउंट का, ये किसी बिजनेस का नहीं होना चाहिए। बिजनेस वगैरह का तो ईईएफसी में जाएगा ना। बिजनेस के अलावा कहीं से आपको पैसा मिला है, किसी ने आपको गिफ्ट दिए हैं पैसे, कोई ऑनरेरियम दिया है, कोई सेटलमेंट करी है, ठीक है, किसी रिलेटिव ने आपको पैसे दिए हैं, आप बाहर घूमने गए थे, आप वापस आ गए, आपके पास कुछ पैसे अभी भी बचे हैं फॉरेन करेंसी के, तो आप कहाँ पे रख सकते हो? आरएफसी डी अकाउंट में वो पैसा रख सकते हो। आपने कोई एडीआर जीडीआर में इन्वेस्ट किया था, डिसइन्वेस्ट कर दिया, उसका पैसा इस अकाउंट में आ सकता है। एलआईसी कोई क्लेम है आपका, मेच्योरिटी हुई है आपकी, तो इंश्योरेंस कंपनी ने अगर आपको फॉरेन करेंसी में पे किया है, और वो फॉरेन करेंसी में पे करना इंश्योरेंस कंपनी को अलाउ होना चाहिए, तो वो जो पैसा है वो आप इस अकाउंट में डाल सकते हो। तो आरएफसी डी अकाउंट होता है वो भी करंट अकाउंट की फॉर्म में होता है, यानी कि कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो सिर्फ आरएफसी में इंटरेस्ट मिल रहा है, ईईएफसी में इंटरेस्ट नहीं है, आरएफसी डी में इंटरेस्ट नहीं है, आरएफसी में इंटरेस्ट है। ठीक है, the balance can be credited to NRE account, FCNR account at the account holder's request or option upon the change in their residential status from resident to non-resident। तो अगर आप फिर एकदम से नॉन रेजिडेंट बन जा रहे हो तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप एनआरई अकाउंट या एफसीएनआर अकाउंट में भी अपना पैसा डलवा सकते हो। ठीक है, आप चेंज करवा सकते हो अगर आपका रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज हो गया है। फिर बात करते हैं डायमंड डॉलर अकाउंट की। डायमंड डॉलर अकाउंट स्कीम जो है ये होती है सिर्फ फर्म्स और कंपनीज के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है। जो भी इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अकॉर्डिंगली एलिजिबल हैं वो ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये अकाउंट सिर्फ यूएस डॉलर्स की फॉर्म में ओपन हो सकता है। तो अगर आप एक्सपोर्ट का काम करते हो, गोल्ड, डायमंड, ऐसी ज्वेलरी में आप डील करते हो, इनमें प्रेशियस स्टोन्स में डील करते हो, तो आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हो। ये भी करंट अकाउंट की फॉर्म में ओपन होता है, इस पे आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। एक डीडीए अकाउंट से दूसरे डीडीए अकाउंट में यानी कि इंट्रा अकाउंट ट्रांसफर अलाउड नहीं है। एक एक्सपोर्टर फर्म या कंपनी मैक्सिमम 5 डीडीए अकाउंट ओपन कर सकती है, उससे ज्यादा ओपन नहीं कर सकती है। अगर आपका ईईएफसी अकाउंट है तो आप डीडीए अकाउंट ओपन कर सकते हो, लेकिन अगर आपका आरएफसी, आरएफसीडी यानी कि कोई और आपका फॉरेन करेंसी अकाउंट अगर इंडिया में है तब आप ये अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हो डीडीए वाला। तो एक्सपोर्टर फर्म्स एंड कंपनीज होल्डिंग फॉरेन करेंसी अकाउंट्स other than EEFC with banks in India or abroad will not be eligible to open DDAs। EEFC अकाउंट के अलावा अगर आपका कोई और फॉरेन करेंसी अकाउंट है तो आप डायमंड डॉलर अकाउंट नहीं ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो ये ओपन कर कौन सकता है? जो कंपनीज डायमंड में डील करती हो, परचेज सेल में रफ कट पॉलिश्ड डायमंड, कोई प्रेशियस मेटल की ज्वेलरी है, प्लेन मीनाकारी वाली विद विदाउट डायमंड, प्रेशियस स्टोन्स वाली जो ज्वेलरी है, अगर आप उसमें डील करते हो तो आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हो। ठीक है, आपका कम से कम 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का,
ये ज्वेलरी, डायमंड, इन सब के अंदर, और आपका जो एवरेज एनुअल टर्नओवर है वो 3 करोड़ या उससे ज़्यादा का होना चाहिए पिछले 3 सालों के अंदर। 3 लाइसेंस्ड ईयर्स के अंदर आपका 3 करोड़ या उससे ज़्यादा का टर्नओवर होना चाहिए, और आपका 2 साल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रैक रिकॉर्ड भी होना चाहिए है। ठीक है। फंड्स कैन बी ट्रांसफर टू रूपी अकाउंट, इससे आप रूपी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है। एक्सपोर्ट्स फर्म्स एंड कंपनीज मेंटेनिंग फॉरेन करेंसी अकाउंट एक्सक्लूडिंग EEFC आर नॉट एलिजिबल टू ओपन डायमंड डॉलर अकाउंट। ये हम ऑलरेडी पॉइंट कर चुके हैं कि EEFC अकाउंट के अलावा कोई अगर आपका फॉरेन करेंसी अकाउंट है तो आप DDA अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो इसमें आप कौन सा पैसा आता जाता है, इसमें आपका बिजनेस रिलेटेड पैसा आता जाता है। ठीक है। आपने प्री शिपमेंट, पोस्ट शिपमेंट आपको कोई पैसा मिला है US डॉलर्स के अंदर, आपने कोई एक्सपोर्ट किया उसका पैसा मिला, आपने कोई लोकल सेल करी है रफ कट पॉलिश डायमंड्स की, डॉलर्स में पेमेंट इसमें आ सकती है। आपको परचेज करना है डायमंड या ये सब ज्वेलरी, तो आप उसके लिए पेमेंट इस अकाउंट से कर सकते हो। ठीक है। लोकल सोर्स से भी अगर आपने कट या पॉलिश डायमंड या कुछ भी खरीदा है, आप DDA अकाउंट के थ्रू जो है आप पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ ये US डॉलर्स में ही ये वाला अकाउंट डील करता है। तो आपका जो भी गोल्ड, डायमंड, उनका खरीद फरोख्त का जो काम है वो DDA अकाउंट के थ्रू हो सकता है। अब इसके रिलेटेड MCQs देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको देखो जैब एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन जो है वो खत्म हो चुकी है 29 अगस्त को। तो अगर आपको प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए तो आप हमारा मास्टर कोर्स भी ले सकते हैं, और हमारा क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है 31 अगस्त से। हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है जिसमें आपका 60 क्लासेस के अंदर सुबह क्लास होगी, शाम को क्लास होगी। ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स की 15-15 क्लासेस होंगी, और आपका 2-2 घंटे की क्लासेस होंगी, और आपका पूरा सिलेबस हम प्रॉपरली कवर करवा देंगे। इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, चैप्टर वाइज MCQs भी मिलेंगे, आपको कॉन्सेप्ट नोट्स भी मिलेंगे, आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। लाइव अगर बाय चांस आप नहीं देख पाते हो तो आपको रिकॉर्डेड भी मिलेंगी। मास्टर कोर्स लेना है तो जैब 75 कोड यूज कर लो, और क्रैश कोर्स लेना है तो जैब 80 कोड यूज कर लीजिए। लगभग 2500 रुपए का आपको कोर्स पड़ेगा, और अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके हमारी वेबसाइट edutap.co.in चेक कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। इंडियन रेजिडेंट्स कैन होल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इन फॉरेन करेंसी। इंडियन रेजिडेंट फॉरेन करेंसी में कौन से अकाउंट ओपन कर सकते हैं? EEFC यस, RFC यस, DDA यस। FCNR तो NRIs के लिए होता है ना, ये इंडियन रेजिडेंट्स के लिए नहीं होता। तो 1, 2 एंड 3 जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। एक मैं आपको बात बता दूं, जो भी ये हमारे सेशंस होते हैं ना, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है। तो जो मैं आपको आखिरी क्वेश्चन हमेशा पूछती हूँ कि इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो वो आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पे PDF में मिल जाएगा। ठीक है। चलिए अगला, विच आर द फॉलोइंग फर्म्स और कंपनीज आर एलिजिबल टू ओपन अ डायमंड डॉलर account? A firm with a track record of 2 years in import and export of diamonds, a company dealing in rough diamonds with an average annual turnover of 3 crore during the preceding 3 license years, a company with a track record of 3 years in import export of diamonds and an average annual turnover of 5 crore during the preceding 3 financial years, 3 licensing years, company dealing in gold jewelry only with turnover of rupees 10 crore। तो जो कंपनी रफ कट डायमंड्स वगैरह में डील कर रही है और उनका एवरेज एनुअल टर्नओवर 3 करोड़ या उससे ज़्यादा का है पिछले 3 लाइसेंसिंग ईयर्स के अंदर, वो DDA अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो B जो है यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ अकाउंट अलाउज बैलेंसेस फ्रॉम NRE FCNR अकाउंट ऑन चेंज इन रेजिडेंशियल स्टेटस टू बी क्रेडिटेड। ठीक है। अगर आपका रेजिडेंशियल स्टेटस NRI से इंडियन रेजिडेंट के तौर पे चेंज हो रहा है, तो आप अपने NRE FCNR का पैसा कहाँ लेके आओगे? आप लेके आओगे RFC अकाउंट के अंदर। ठीक है। अगर मैं पहले NRI थी, अब इंडियन रेजिडेंट बन गई हूँ, तो पैसा RFC अकाउंट के अंदर चला जाएगा। ठीक है। आखिरी क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, इनमें से कौन सा अकाउंट है जिसमें आप इंटरेस्ट अर्न करते हो? EEFC, RFC, D या फिर RFC। ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप इट वाज यूजफुल। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन, एंड जो क्वेश्चन का आंसर है ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।